Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, yeah. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. फटाफट एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो, 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, तब तक आराम से सेटल डाउन भी हो जाओ. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग, या. गुड इवनिंग, एवरीवन. इतने सब लोग चेक भी कर लो, स्क्रीन दिख रही है. Yes, sir. Yes, sir. Nice, बढ़िया. तो बस 1 मिनट और लो, आराम से रेस्ट कर लो या रिवाइज कर लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं. और लास्ट क्लास का रिवाइज किया हुआ है ना भाई सबने? Yes, sir. चलो, बढ़िया 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 भाई, बढ़िया. तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट. डन. Yes, sir. चलो. सबसे पहले आपको बताता हूँ लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था. मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन के हमारे पास दो केसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम और एक होता है रेनमैन प्रॉब्लम्स. हमने अपनी कल की क्लास में रिवर बोट प्रॉब्लम्स पूरा खत्म कर लिया था, जिसमें हमने ड्रिफ्ट, एंगल, टाइम सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था. मेरे को एक बार रिकॉल करा दो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. वेलोसिटी ऑफ द रिवर ये हो गई. तो जिस वेलोसिटी से पर्सन स्टार्ट करता है मूव करना, वो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? VBR. वेरी गुड, वीबीआर. और जिस वेलोसिटी से फाइनली पर्सन पहुंचता है, वो वेलोसिटी कौन सी होती है? वेरी गुड, वीबी. डन. तो आपको ये सब चीजें याद हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो अपना नेक्स्ट अब केस स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम्स. ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसमें तो हमें वैसे भी सब कुछ पता ही होता है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या चीजें नहीं गिवन है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका एक आधा केस नहीं, टोटल 4 केसेस बनेंगे. तो अब इनको एक एक करके समझना कि कौन से 4 केसेस बन रहे हैं. केस 1. भाई केस 1 में क्या कह रहा हूं कि सपोज ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है. हम जो भी चीजें मेजर करना शुरू कर रहे हैं वो इस वर्टिकल लाइन से ही शुरू कर रहे हैं. ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन. मैं कह रहा हूं कि भैया हमारे पास जो बारिश गिर रही है वो इस तरीके से किसी एक एंगल पे गिर रही है. क्या ये चीज इमेजिन हो गई है? Yes, sir. डन. मैं कह रहा हूं कि सपोज ये वाला एंगल मेरे को गिवन है कि ये जो रेन है वो कितने एंगल पे गिर रही है. सपोज दिस एंगल इज थीटा. और नीचे एक पर्सन खड़ा है और वो पर्सन सपोज रेस्ट पे है. तो मेरे को बताओ, अगर पर्सन रेस्ट पे है तो उसको कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो बारिश से बच जाए? Theta. बिल्कुल. तो इस केस में होगा क्या, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा वी आर एम का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू द मैन. तो मैं लिखूंगा वी आर माइनस या प्लस माइनस वी एम. तो इस केस में क्या हो रहा है यार, मेरा पर्सन रेस्ट पे है. सिंस पर्सन रेस्ट पे है तो उसकी ये वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो अल्टीमेटली हमारे पास वी आर एम किसके बराबर आ जाएगा? वी आर के ही बराबर आ जाएगा. मतलब जिस एंगल पे और जिस स्पीड से बारिश गिर रही है, पर्सन को उसी एंगल पे और उसी स्पीड से बारिश गिरती हुई नजर आएगी. तो ये कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करके रखेगा? भाई जितने एंगल पे बारिश गिर रही है ये उतने ही एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करके रखेगा. क्या ये बात क्लियर हो गई है? Yes. Yes, sir. अब हमें क्या है, बिल्कुल, अब ये वाला एंगल को हम डिनोट करेंगे फाई से. फाई कौन सा एंगल है? फाई वो वाला एंगल है कि जिस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना है, एट एंगल एट विच अम्ब्रेला हैज टू बी होल्ड. तो इस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा और फाई दोनों बराबर होंगे? Yes, sir. डन. Yes, Yes, sir. sir. केस 1 में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, केस 1 सबसे सिंपल है.
Yes, sir. Yes. चलो डन। अब देखो इसको है ना हम थोड़ा सा वेक्टर वाले तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब उसको डायग्राम में ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको वेक्टर का डायग्राम समझ में आ गया ना, तो वो जो बाकी 4 केसेस या बाकी 3 केसेस हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। क्या डायग्राम है भाई? वेक्टर डायग्राम के हिसाब से जो ये वाला वेक्टर है ये मेरा वी आर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को वी आर एम कैलकुलेट करना है। वी आर एम कैलकुलेट करना है मतलब मैं लिखूंगा वी आर प्लस माइनस वी एम। तो मेरे को किसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है इधर? VM. वीएम का। VM. लेकिन वीएम इधर चल ही नहीं रहा, तो वीएम का कोई नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि वीएम चल ही नहीं रहा, वीएम की वैल्यू 0 है। तो उस केस में हमें डायग्राम बस इतना ही मिलेगा, हमें कोई बेस या कोई परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, हमें बस एक यही डायग्राम मिलेगा जिसमें यही एंगल थीटा भी होगा और यही एंगल फाई भी होगा। चेक कर लो क्या वेक्टर डायग्राम भी समझ में आ गया है? Yes, sir. चलो डन। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में पर्सन ने चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन धीरे की स्पीड से, मतलब बहुत तेज नहीं चल रहा है, वो बहुत धीरे चल रहा है, चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर उसने चलना स्टार्ट कर दिया तो अब की बार अगर मैं वी आर एम कैलकुलेट करूं तो अब की बार मेरे को लिखना पड़ेगा वी आर प्लस माइनस वी एम। तो अब इसको वेक्टर डायग्राम से ही समझने की कोशिश करनी है बस, कि भैया बारिश गिर रही थी किसी एक एंगल पे। कितने एंगल पे गिर रही थी बारिश? नहीं, कितने एंगल पे गिर रही थी थीटा। बारिश? थीटा एंगल पे गिर रही थी। हमेशा याद रखना बारिश कितने एंगल पे गिर रही है उसको मैं थीटा लूंगा। पर्सन चल रहा है राइट हैंड साइड में। अगर पर्सन राइट हैंड साइड में चल रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर किधर ड्रॉ करना है मेरे को? Left me. लेफ्ट में। तो मैंने क्या कर दिया, पर्सन का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया लेफ्ट में। लेकिन पर्सन की स्पीड बहुत कम है, इसलिए ये वेक्टर लंबा नहीं होगा, ये वेक्टर बहुत छोटा होगा। इसको मैं डिनोट कर दूंगा माइनस वी एम से। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अगर आप सबने वेक्टर पढ़ा हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हमारा रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल होती है। क्या आप सबको ये बात पता थी? Yes, sir. चलो बढ़िया। क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल होती है। तो इस डायग्राम में अगर मैं क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा तो ये रेड कलर वाली लाइन आएगी। तो ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगी? ये हमें वैल्यू देगी किस चीज की? वी आर एम की। क्या सबको वेक्टर डायग्राम समझ में आ गया? Yes. Yes. अब मेरे को बताओ, इस केस में पर्सन को कौन से एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा? क्या उसको थीटा पे होल्ड करना पड़ेगा या किसी और एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा? किसी So- और एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। तो अब मेरे को अल्टीमेटली ये वाला एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे बारिश उसको गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये वाला एंगल हम किससे डिनोट करेंगे? फाइव से डिनोट करेंगे। तो अब की बार आप देखोगे कि हमारा थीटा फाइव से बड़ा है। चेक कर लो क्या ये रिलेशन पूरा क्लियर हुआ या नहीं? Yes. Yes, sir. डन, बढ़िया। Yes, sir. फिर तो बस आपको फटाफट हो जाएंगे, बाकी 2 केसेस भी फटाफट हो जाएंगे। मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, पहले बस आप केसेस समझ लो। थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो रहा है? फिर से वही वाली बात, पर्सन चल रहा है, बारिश गिर रही है, लेकिन अब की बार क्या किया? पर्सन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो जब पर्सन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। लेकिन अब डायग्राम में चेंज हो जाएगा। डायग्राम में क्या चेंज होगा भैया? ये थी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये थी मेरी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जिससे बारिश गिर रही है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मैंने आपको बताया हुआ है कितना लेना है हमें, ये वाला एंगल थीटा। लेकिन अब की बार पर्सन इतनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो जब मैं उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उसका नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल यहां तक बन के आएगा। मतलब स्पीड कुछ इस तरीके से बन के आएगी कि उसका नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा माइनस वी एम। तो मेरे को बताओ अब की बार रिजल्टेंट क्या बन के आएगा? अब की बार रिजल्टेंट ये क्लोजिंग साइड होगी और वो बिल्कुल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी हमारी वी आर एम। अब इस केस में मेरे को बताओ पर्सन को कौन से एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा? थीटा पे, Theta. लेस देन थीटा पे, या मोर देन थीटा पे? More than theta. बिल्कुल नहीं भैया, पर्सन भाग रहा है तो मेरी वर्टिकल, मतलब जहां पे मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है
उसको उतने एंगल पे होल्ड करके रखना है। और हम एंगल, आप पिछले डायग्राम को देखो, हम एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, हम एंगल वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ इस केस में मेरे को कौन से एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा? 0 जीरो degree. डिग्री। चेक कर लो क्या सबको ये चीज समझ में आई है या नहीं? यस Yes, सर। sir. नो ठीक है, सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि पर्सन को है ना हमेशा अम्ब्रेला होल्ड किसकी डायरेक्शन में करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, हमेशा पर्सन को उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक चीज थोड़ा सा सोच के बताओ, ये मैंने आपसे शायद से पहले भी पूछी हुई है, कि अगर मैं अम्ब्रेला होल्ड कर रहा हूं और उसको टिल्ट कर रहा हूं, तो हम अम्ब्रेला हॉरिजॉन्टल से टिल्ट करते हैं या वर्टिकल से टिल्ट करते हैं? The vertical. वर्टिकल से। हम हमेशा भैया क्या करते हैं, हमेशा अपना अम्ब्रेला सीधा ओपन करते हैं और फिर बारिश के हिसाब से अम्ब्रेला वर्टिकल से चेंज कर लेते हैं जनरली। तो इसलिए हम जो भी एंगल्स बताते हैं वो किससे बताते हैं, वो हम वर्टिकल लाइन से एंगल बताते हैं। तो इस केस में वर्टिकल से लाइन का एंगल ये मैंने बताया था, और ये कितना आ रहा था, ये फाई आ रहा था। तो इस केस में फाई थीटा से छोटा है। क्या ये बात क्लियर थी? अगर ये बात क्लियर थी तो इस केस में तो बारिश बिल्कुल सीधा गिर रही है। अगर बारिश बिल्कुल सीधा गिर रही है तो क्या मेरे को उस केस में टिल्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नो No, सर। sir. मैं बिल्कुल सीधा ही पकड़ूंगा ना अम्ब्रेला, और उस केस में अगर अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा पकड़ा है तो थीटा की वैल्यू कितनी या फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री। 0. Zero. बिल्कुल। तो अगर ये 3 केसेस समझ में आ गए हैं तो अब लास्ट वाले में और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लास्ट केस था। लास्ट केस क्या है? पर्सन ने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली, मतलब थर्ड केस से भी ज्यादा स्पीड बढ़ा ली। अगर वो थर्ड केस से भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देगा तो अब क्या होगा, आपको ये सोचना है, अब क्या होगा भैया? ये वी आर, ये एंगल थीटा। अब पर्सन ने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली। विशाली माइक म्यूट करो प्लीज। पर्सन ने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली तो उसका नेगेटिव वेक्टर तो कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच जाएगा। उसका अगर नेगेटिव वेक्टर यहां तक पहुंच गया, फॉर्मूला तो अल्टीमेटली यही वाला यूज करना है, तो मतलब मेरे को रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब की बार रिजल्टेंट ये वाली क्लोजिंग साइड आ जाएगी। मतलब हो क्या रहा था कि बारिश किसी एंगल पे इस तरीके से गिर रही थी, लेकिन जब उसने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो बारिश उसको ऐसे गिरती हुई नजर नहीं आएगी, तब उसको वो बारिश दूसरी साइड गिरती हुई नजर आएगी। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला एंगल अब की बार हो जाएगा फाई, और अब की बार फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब डेफिनेटली फाई की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, फाई की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। अब फाई की वैल्यू थीटा से बड़ी भी हो सकती है या थीटा से छोटी भी हो सकती है, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन डना डन। Yes, sir. Yes, चलो बढ़िया। तो ये लो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूं, जिसका कोई भी केस रह गया हो तो वो नोट डाउन करना शुरू कर दो, इस पे फिर एक एक करके क्वेश्चन समझाता हूं कैसे आएंगे। क्वेश्चन जो भी बनेगा वो डेफिनेटली इन चारों केसेस में से ही बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3 या केस 4। बस आप इतना एनालाइज कर लेना क्वेश्चन को देख के कि भैया ये कौन सा केस गिवन है, केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है या केस 4 है। Done, sir. डन। चलो ये वाला सर केस बार निकालो कर केस रहा 1 था ये अभी। लो, आर्यन ये लो, बिल्कुल लो। सर हो गया। हो गया, चलो भाई वेरी गुड। केस 2 सबका हो गया? Yes, sir. डन। sir. नहीं No, ठीक sir. है, हाँ ठीक है ठीक है, लिख लो कोई नहीं कोई नहीं। Sir, second case repeat कर सकते हो? सेकंड के, हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, आपने बोला है तो। भाई सेकंड केस में क्या हुआ कि पहले वाले केस में तो पर्सन रेस्ट पे खड़ा था, रेस्ट पे खड़ा था तो जितने एंगल पे बारिश गिर रही है उसको उसी एंगल पे बारिश गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, पर्सन ने चलना स्टार्ट कर दिया है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम स्पीड से चलना चालू किया। तो अब की बार मैं वीएम का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को नेगेटिव वेक्टर किसका ड्रॉ करना है, मेरे को नेगेटिव वेक्टर पर्सन का ड्रॉ करना है।
पर्सन जा ऐसे रहा था तो उसका नेगेटिव वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, लेकिन उसकी स्पीड कम थी तो ये नेगेटिव वेक्टर बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा सा ही ड्रॉ होगा। तो उस केस में जो भी क्लोजिंग साइड होगी वो मेरे को रिजल्टेंट देगी। तो क्लोजिंग साइड क्या बिल्कुल सीधी आ रही है या किसी एक एंगल पे आ रही है? किसी एक एंगल पे आ रही है। किसी एक तो एंगल ये पे रेड आएगी। कलर वाली लाइन होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये जो फाई एंगल है ये फाइनल एंगल है जिसपे पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। यस सर। बढ़िया। डायग्राम की भावना समझ जाना, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डायग्राम बना दिया है। ओके सर। हम्म। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लें बस। केस थर्ड पे बजा रहा हूं, चेक करना केस थर्ड और केस फोर भी फटाफट नोट डाउन कर लो। सर हो गया। हो गया, डन। चलो डन। चलो तो भैया देखो इस पे पहला क्वेश्चन, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया इसका। क्या क्वेश्चन है? अ मैन इज मूविंग, एक पर्सन है वो मूव कर रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, ले लो 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स रेन falling vertically downwards, vertically downwards with 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन ने बस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन ने चलना चालू कर रखा है, कितनी स्पीड से चल रहा है कोई पर्सन? 5 की स्पीड से। उसको जब वो चल रहा है तो उसको बारिश कैसे गिरती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आ रही है उसको बारिश। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बस क्वेश्चन ने इतना ही बोला है कि भैया फाइंड करके दो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब एक तो ध्यान देना इस चीज में, क्वेश्चन ने वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। So वेक्टर। vector. वेक्टर का मतलब क्या सर होता है वेक्टर। कि So आपको give मैग्नीट्यूड magnitude भी बताना है, and direction भी. डायरेक्शन भी बतानी है। तो सिर्फ आप वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं छोड़ोगे आंसर, आप इधर एंगल भी बताओगे कि बारिश कितने एंगल पे गिर रही थी। तो सबसे पहले तो मेरे को बस इतना बता दो कि ये कौन सा केस बन रहा है, केस 1, केस 2 या केस 3 या केस 4? केस Case 2. फिर case 3. ये बन रहा है केस केस 3, क्योंकि उसको बारिश कैसे गिरती हुई नजर आ रही है? सीधा गिरती सीधी. हुई नजर आ रही है। तो ये डायग्राम बनाओ। आपको वी आर एम की वैल्यू गिवन है, बारिश कितनी स्पीड से गिरती हुई नजर आ रही है उसको? 10 की स्पीड से। आपको नीचे बेस की वैल्यू भी गिवन है, पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है? 5 की स्पीड से। तो आप अपने आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक बार सो वी आर की 15। वैल्यू आ गई, हाँ, एक बार वी आर की वैल्यू आ गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके ये एंगल की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पे बस मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करना चालू कर देना। इधर तो मैंने हिंट दे दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंट नहीं दूंगा। भैया मेरे को वी आर निकालना है। वी आर एम दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारिश गिरती हुई नजर आ रही है, और ये वाली वेलोसिटी गिवन है कि ये चल रहा है पर्सन 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, वी एम। एक तो ये मेरे को एंगल कैलकुलेट करना है और एक वी आर कैलकुलेट करना है। भाई पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करूंगा तो डेफिनेटली वैल्यू 10 और 5 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। डेफिनेटली 10 और 5 से बड़ी आएगी। तो अजय आप अपना एक बार आंसर फिर से चेक कर लो, आपने जो आंसर लिखा है तो वो ना तो 10 से बड़ा है तो ना 5 से बड़ा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं गलत ही है। तो वी आर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो इस केस में वी आर हो जाएगा हमारा वी आर एम स्क्वेयर प्लस वी एम का स्क्वेयर। मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू रूट 125। भैया रूट 125 15 नहीं होता, वो 225 होता है। तो
रूट 125 कितना होता है? 5√5। क्या सबको पहला पार्ट क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया। क्योंकि काफियों ने आंसर 15 लिख के भेज दिया था मेरे को, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेक कर लो, 15 आंसर नहीं है। अगर 225 होता तो 15 होता। अब मेरे को एंगल भी बता दो, एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहते हो आप? कोई भी एक ले लो जो आपका मन करे। मेरे को थोड़ा टैन ज्यादा पसंद है तो मैं टैन थीटा से कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने कैलकुलेट किया टैन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर था वी बेस था वी मतलब ये था 5 और ये था 10, मतलब वैल्यू हो गई हाफ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन में गिवन होगा। डन सर। डन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रेन इज फॉलिंग, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूं अब। रेन इज फॉलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल गिवन है कि बारिश 30 डिग्री एंगल पे गिर रही है, और कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। क्वेश्चन ने बस एक ही चीज कैलकुलेट करने के लिए पूछी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन सच दैट rain appears to fall vertically, such that rain appears to fall vertically। तो मेरे को फिर से बता दो ये कौन सा केस बन गया? Third. थर्ड वाला ही केस बन गया कि बारिश किसी एंगल पे गिर रही है, हम पर्सन को इतनी वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं जिससे उसको बारिश बिल्कुल सीधा गिरती हुई नजर आए। तो अब अपने आप कैलकुलेट करो और आंसर्स बताओ। मतलब अगर आप नोटिस करो, आपको एक ही साइड गिवन है और एंगल गिवन है। ना तो मेरे को वीएम पता, वो तो कैलकुलेट ही करना है, ना मेरे को वीआरएम पता। मेरे को बस वी आर पता है कि वी आर कितना दिया हुआ है? 20। और मेरे को एक ये बस ये एंगल दिया हुआ है कितना, कि 30 डिग्री। क्वेश्चन ने मेरे से वी एम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं बोली है। तो डायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी अपना आंसर निकाल सकते थे, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। तो मेरे को बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए जिसमें वी एम आ जाए, वी आर आ जाए और ये एंगल आ जाए? सर tan। tan यूज करूंगा तो वी आर तो हाइपोटेन्यूस है, tan में हाइपोटेन्यूस नहीं आता। So sin. साइन, साइन। तो इधर मैं यूज करूंगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इधर है वीएम, हाइपोटेन्यूस है वी आर, दैट इज 20, और इधर साइन 30 डिग्री हो गया हाफ। तो इधर फाइनल आंसर आ गया कि भैया पर्सन को मूव करना चाहिए एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चेक करके देखो, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ। नो। No, sir. बढ़िया, No, sir. चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिया अपना कैलकुलेशन चेक करो, आपका तो आंसर बहुत ज्यादा अलग आया है। चलो इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमें फिर से वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है कि रेन फॉल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड और ये फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये बिल्कुल सीधा गिर रही है वर्टिकल डाउनवर्ड्स। पर्सन मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट चेक करना, मैंने शायद से गलत दे दिया है, यस माय मिस्टेक, इसको ठीक कर लो। मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है 10 और वेलोसिटी ऑफ पर्सन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एट व्हाट एंगल पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्वेश्चन रिपीट, बारिश गिर रही है, बिल्कुल सीधा गिर रही है इधर, कितनी स्पीड से गिर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। पर्सन ने चलना चालू किया 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें बताना है कि कितने एंगल पे पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, और फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ रही है। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। कौशिक नहीं, कौशिक फिर से समझो कॉन्सेप्ट को। बारिश अब की बार सीधा गिर रही है, तो अगर मैं रेस्ट पे खड़ा हूंगा तो मेरे को बारिश सीधा गिरती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर मैं चल रहा हूं तो बारिश फिर मेरे को, ये जो सीधी बारिश है फिर वो मेरे को सीधा नजर नहीं आएगी, फिर वो कहीं और गिरती हुई नजर आएगी। ट्राई करो वापस इस क्वेश्चन को। आपको ऐसा करता हूं, चलो आपके लिए वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूं, इतना कर देता हूं। मेरे को बताओ, अगर मेरे को वी आर एम कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला लिखूं मैं। फॉर्मूला हो जाएगा वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बारिश सीधा नीचे गिर रही है, ये हो गया वी आर। मेरे को पर्सन का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, तो पर्सन का नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड। इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो अपने आप देख लो रिजल्टेंट कहां आएगा और उसका एंगल फाइंड करके दे दो। तो ये तो मेरे को पता ही है वेक्टर्स का रूल, कि अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से आ रहे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा इनका कहीं ना कहीं डायगोनल निकल के आता है, ये होगा वी आर एम। और मेरे को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। सही, आप सही आ रहे हैं, बिल्कुल डन। तो चलो लेट्स कैलकुलेट। तो सबसे पहले अगर मैं वी आर एम कैलकुलेट करूं, मैं पहले सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर मैं वी आर एम कैलकुलेट करूं तो मेरे को लगाना पड़ेगा इस केस में पाइथागोरस थ्योरम। वी एम का मैंने नीचे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, 6, 6 और 10 इन दोनों का हाइपोटेन्यूस निकालना है। 6 और 10 का हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 136। भैया 136 का स्क्वायर रूट आप सब कैसे निकाल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई आंसर 8 बोल रहा है, कोई आंसर 16 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कैसे? सबको क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। डन। तो आप चाहे तो आंसर अपना यहीं तक छोड़ दो, जरूरी नहीं है इसको आगे सिंप्लीफाई करना, यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर आल्सो, रूट 136। सर अब मैं, 11 भी लिख सकते हैं, 11 पॉइंट समथिंग। हाँ वो आपकी मर्जी है, अगर आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करना आता है तो ठीक है, वो तो ऑप्शंस में के हिसाब से देख लेंगे कि ऑप्शन में कितना सिंप्लीफाइड हमें गिवन है, क्योंकि हमें तो यस। ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर का बेनिफिट यही है, ऑप्शन में देख लेंगे कि किस फॉर्म में आंसर गिवन है। अब मेरे को थीटा निकालना है, तो अगर मैं tan थीटा साइन थीटा जो आपका मन करे आप वो यूज कर लो। तो सपोज इस केस में मैं tan थीटा यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला tan थीटा मैं ज्यादा यूज करता हूं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 6, बेस है 10, तो ये हो जाएगा 3/5। अब लोगों ने इतनी जल्दीबाजी करी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि उन्होंने फटाफट tan थीटा 3/5 आया ना, तो उन्होंने फटाफट आंसर मेरे को 37 बता दिया। अरे भैया tan 37 3/4 होता है, सो ये 10 3/5 है। तो इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, ऑप्शन में 37 डिग्री गिवन होगा, तो इस जल्दबाजी मत करना।
इधर कोई एंगल नहीं आएगा, मतलब एंगल को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आंसर इसी फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। इसको 37 या 53 डिग्री मत लिख देना जल्दबाजी में। सर हो Done. गया। हो गया, चलो बढ़िया। तो यार इस टाइप के पैटर्न कुछ भी बन सकता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आराम से देख के और इसको सॉल्व कर लेना, बाकी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस भी करते ही रहेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा रिलेटिव मोशन खत्म। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन दो टाइप के होंगे, हम दोनों टाइप पढ़ेंगे। कौन से दो टाइप के सर्कुलर मोशन होंगे? एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरे को कोई बता सकता है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट सर्कल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में? रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चलेगा। नहीं यार, अभी भी करेक्ट तो नहीं है पूरा। और कोई कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है सर, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर उसी टाइम पर आएगा, और सर जब भी मतलब जितनी भी रोटेशन लेगा सेम टाइम में लेगा। ठीक है, और सर जो नॉन यूनिफॉर्म है उसमें सर बीच बीच में मतलब जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं लैग करना, सर वैसे रुक रुक के जाएगा और डिफरेंट So टाइम velocity इंटरवल will होगा। be same. अब सही गया, जिसने अभी लास्ट में बोला उसका सही है, मतलब तुम्हारा भी सही है एक तरीके से दोस्त। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या है, पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए होता है चलने के लिए। कौन सा नेसेसरी फोर्स चाहिए होता है उसको सर्कुलर पाथ में चलने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स। सबको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में चल रही हो, जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही हो, अगर कोई टर्न भी ले रहा है हल्का सा तो वो भी एक सर्कुलर पाथ हो गया। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है या सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसको हमेशा एक नेसेसरी फोर्स चाहिए ही चाहिए, और वो नेसेसरी फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन तो होगी ही होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अरे यार ऐसा करोगे भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, कर्वेचर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये हमेशा रेडियस की तरफ से लगता है और सेंटर की तरफ लगता है। तो अब यही चीज यहां पे अज्यूम कर लो। मैंने कहा कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मैंने इसको इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। कि सपोज मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दिया, तो भैया इसके लिए एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा इस पार्टिकल पे। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकता। और वो फोर्स हमेशा कहां लगेगा? वो हमेशा रेडियस की हेल्प से सेंटर की तरफ लगेगा, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगे। अब हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है फोर्स का फॉर्मूला कि F इक्वल्स टू ma। तो अगर कभी भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है क्या? नो सर। एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर कभी भी फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली इसको एक्सेलरेशन देनी ही पड़ेगी। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है समझो भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये मैं बिल्कुल आपको 9th क्लास के तरीके से पढ़ा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मेरे को बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए?
डायरेक्शन चाहिए। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी को चेंज करने के कितने तरीके हैं? दो। तो याद रखो दो। वेलोसिटी को चेंज करने के वैसे देखा जाए तो 3 तरीके हैं। कैसे 3 तरीके हैं? पहला तरीका कि आप मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को सेम रखो, लेकिन बस डायरेक्शन को क्या कर दो, चेंज कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि भैया एक ऑब्जेक्ट को सीधे रोड पे चलाओ, मतलब डायरेक्शन को सेम रख दो, लेकिन जब वो सीधे रोड पे चले तो उसकी वैल्यू को चेंज करा दो। जैसे हम अपनी कार या साइकिल वगैरह बाइक चलाते हैं कि सीधे रोड पे चला रहे हैं लेकिन हर वक्त स्पीड अलग अलग हो जाती है। और तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है कि भैया स्पीड भी चेंज करा दो, मतलब वैल्यू भी चेंज करा दो, और साथ के साथ क्या चेंज करा दो, डायरेक्शन डायरेक्शन। भी चेंज करा दो। अब क्या है कि जब हम पहले वाला केस पढ़ते हैं, पहला वाला केस कि मतलब सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू सेम है, तो वो वाला केस हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये बात सबको पता चली, समझ में आई मतलब? यस सर। वेरी गुड। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। भाई मैंने कहा कि ये बॉल है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है। मैंने हर पॉइंट पे इसकी स्पीड चेक करी, मैंने देखा यार हर पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम आ रही है। अगर हर पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम आ रही है तो सिर्फ क्या चेंज हो रही है इस केस में? इस केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कौन देता है? डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट देता है। तो मैंने पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो आप देखो टेंजेंट क्या हर वक्त एक ही डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं। पॉइंट ए पे ऊपर की तरफ, पॉइंट बी में लेफ्ट, पॉइंट सी में नीचे, पॉइंट डी में राइट। तो इधर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब भी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो और मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो अभी मैंने बताया ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस बढ़िया। तो जिसने ये एक एग्जांपल दिया था ना, जिसने ये स्टेटमेंट बोली थी कि सर एक ऑब्जेक्ट अगर बार बार सेम टाइम पे ही आ जाए तो वो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि जब उसकी स्पीड सेम है, वो अपनी स्पीड चेंज कर ही नहीं रहा, तो भैया वो बार बार सेम टाइम पे ही आ जाएगा अपनी जगह पे। तो उस केस में भी आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हो, क्योंकि इधर स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है बस। MAG का मतलब मैग्नीट्यूड है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सब समझ जाओगे ना? यस हाँ। कहीं बाद में पूछो सर ये MAG क्या लिखा है, मैगी लिखा है क्या? मैंने मैगी नहीं लिखा है ये भैया, मैग्नीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बस मैंने। मैगी के नाम से वैसे भूख लग गई। हाँ हंस लो, तुम हंस लो। नहीं यार, वैसे भी तुम लोग हिमाचल को तो वैसे भी मैगी याद आनी चाहिए थी, क्योंकि पहाड़ियों की मैगी मतलब पहाड़ों की मैगी तो हमेशा ही सबसे मस्त होती यस सर। है ना? भैया जैसे कंप्लीट हो जाए ना बता देना। सर हो गया। हाँ मैं थोड़ा बात हूँ। हाँ, ये बात अलग है हेमंत, 10 की मैगी 100 रुपए में मिलती है, वो बात अलग है, लेकिन टेस्ट भी यार फिर वही, टेस्ट भी तो उतना ही मजेदार होता है। क्योंकि मैं बातों नहीं हूं, मैं बातों में लग जाऊंगा, काम आपका है बताना कि हाँ सर हो गया है। चलो, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब ये दूसरा वाला केस कंसिडर करो। दूसरे वाले केस में नहीं, दूसरा वाला केस, एक मिनट, दूसरा वाला केस नहीं, अब तीसरा वाला केस कंसिडर करो। तीसरा वाला केस कि भैया डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो डायरेक्शन सेम हो सकती है क्या? डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकती सर्कुलर पाथ में। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन अब की बार मैं उसकी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी चेंज करते जा रहा हूं, स्पीड भी चेंज करते जा रहा हूं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दूं और डायरेक्शन भी चेंज कर दूं, तो अब ये किस टाइप की एक्सेलरेशन कहलाएगी? अब ये कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
तो इस केस में जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो कौन सा सर्कुलर मोशन कहलाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल कि भैया फिर से पॉइंट ए पे स्पीड 2 है, लेकिन अब की बार मैंने देखा पॉइंट बी पे स्पीड 10 हो गई, लेकिन मैंने देखा पॉइंट सी पे स्पीड 3 हो गई, पॉइंट डी पे बिल्कुल अलग हो गई। तो डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग, तो ये हमारा बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे सेम टाइम पे आएगा? हाँ, नहीं, ये तो या तो जल्दी आ जाएगा या तो लेट आएगा, सेम टाइम पे तो नहीं आएगा। अगर सेम टाइम पे भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग है। क्या पता सेम टाइम पे ही आ जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने स्पीड बढ़ाई है, कहीं ना कहीं कम की है, तो क्या पता वो सेम टाइम पे आ जाए। भैया 2-3 बंदों का नाम, अदिति चेक करके बताओ, अर्शिका, अक्षत। यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया, बस ऐसे ही चेक करना होता है। तो भैया सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज बताता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब थोड़ा हम गहराइयों में जा रहे हैं, मतलब डिटेलिंग में जा रहे हैं, तो भैया देखना समझना कि कोई चीज रह ना जाए। भैया मैंने क्या कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, मेरा ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहा है वो पॉइंट ए से कर रहा है। वो क्या किया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा कितने टाइम में? सपोज टी टाइम में। तो ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा। यस सर। भाई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो ए से बी तक पहुंचा कुछ टाइम टी में, तो जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो मतलब वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो सपोज ये एंगल ले लिया मैंने θ1। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा? सेम टाइम में पहुंचा। सेम टाइम के लिए अगर उसने पॉइंट सी पे पहुंचा है और ये वाला एंगल अगर θ2 है, तो मेरे को बताओ θ1 और θ2 में कैसा रिलेशन होगा? क्या कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे? सर इक्वल। बराबर। दोनों दोनों same होंगे। बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों होंगे? दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि हमारी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है और मैं सेम टाइम दे रहा हूं, तो हर चीज सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेगी। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. बढ़िया। यस सर। अरे हाँ तो अगर सबको ये चीज समझ में आ गई है, तो भैया इधर हम सीधा सीधा इस तरीके से लिखेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो फोर्स है। तो कौन सा फोर्स है जो इसकी डायरेक्शन चेंज करा रहा है? Centripetal. Centripetal force. भाई बहुत बढ़िया। तो ये चीज याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, क्योंकि मैं आगे इस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ही काम है। क्या काम है? डायरेक्शन को चेंज कराना। स्पीड को चेंज कराने में काम नहीं आता, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराने में काम आता है। सिर्फ ये डायरेक्शन को चेंज कराने में काम आता है। इसलिए जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं तो इसमें हम वेलोसिटी जो ये वैल्यू है इसको कांस्टेंट रखते हैं। इसलिए कुछ बुक्स में फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या मेरे को बताओगे ये मॉड में क्या लिखा हुआ है? मॉड में लिखने का मतलब है कि मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं देखनी, सिर्फ क्या देखनी है? वैल्यू देखनी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखना है। क्या सबको यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस Yes, सर। sir. बढ़िया। अब आपने मेरे को बोला कि सर ये हर वक्त जो एंगल बनाएगा वो सेम बनाएगा। अगर ये एंगल सेम बना रहा है तो हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा, ये डब्ल्यू ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगल बाय टाइम। तो मेरे को बताओ जब ये पार्टिकल हर वक्त सेम एंगल बना रहा है तो क्या एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी या ये जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी?
कांस्टेंट। वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि भैया हर वक्त में वो सेम एंगल बना रहा है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे को बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी आएगी? Zero. जीरो, कुछ नहीं आएगी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। सबको यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। तो याद आप क्या रखोगे, अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखोगे? आपको बस इतना ही याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होती है, सिर्फ एक ही। कौन सी एक्सीलरेशन होती है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराना और कुछ नहीं होता। वैल्यू सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन आएगी, सेंट्रीपिटल। दैट्स इट। सर हो गया। हो गया, बढ़िया। सार्थक देख के बताओ दोस्त, क्लियर है? शशांक? यस सर। डन। सुशांत आज बहुत शांत बैठे हो, क्लियर है? यस सर। डन। चलो, तो भैया अगर ये गहराइयां समझ में आ गई हैं तो इसका आप थोड़ा सा अपने आप सोच के बोल देना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वैसे ना मेरा तुम लोगों से बातें चटकाने का बहुत मन है, मतलब बातें करने का मन है, लेकिन पढ़ाई के बाद करेंगे, नहीं तो फिर बातों में खो जाएंगे। चलो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मेरे को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अज्यूम करके बताना। मैंने कहा कि भैया पॉइंट ए से पार्टिकल ने स्टार्ट किया और वो पॉइंट बी पे पहुंचा। कितने टाइम में पहुंचा वो पॉइंट बी में? वो पहुंचा टाइम टी में। उसने ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया θ1। उसके बाद वो पहुंचा कहीं ना कहीं पॉइंट सी पे। कितने टाइम में पहुंचा? टी टाइम में पहुंचा। ये एंगल हो गया θ2। तो आप मेरे को देख के बताओ, क्या अब की बार θ1 और θ2 दोनों बराबर होंगे? नो सर। तो याद रखो, अब की बार वो दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बराबर? क्योंकि भैया ए पे स्पीड अलग होगी, बी पे स्पीड अलग होगी और सी पे स्पीड अलग होगी। तो अब की बार ये दोनों एंगल सेम नहीं आएंगे। तो इसका रीजन लिख लेना कि दोनों एंगल सेम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब की बार स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं सर, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो भैया अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब कौन सी एक्सीलरेशन लग रही है? ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रही है। क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. बढ़िया। लेकिन लेकिन भैया स्पीड भी तो चेंज हो रही है। तो सेंट्रीपिटल तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कराता है, तो इधर तो वैल्यू भी चेंज हुई है। तो इधर वैल्यू कौन सी एक्सीलरेशन या कौन सा फोर्स चेंज करा रहा है, ये सोच के बताओ। एंगुलर एक्सीलरेशन। नहीं, थोड़ा सा सोचो फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं जिसको नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन। मैंने कहा कि भैया सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन डायरेक्शन बदलवाई सेंट्रीपिटल फोर्स ने, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गई। अब इधर तो स्पीड भी चेंज हो रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम स्पीड चेंज करना नहीं होता, उसका तो सिर्फ काम डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो इधर स्पीड कौन सी एक्सीलरेशन चेंज करा रही है? Angular acceleration. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल, इसको लिख लो, इसको डिनोट करेंगे ए सबस्क्रिप्ट टी से। ए सबस्क्रिप्ट टी का मतलब है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से देता हूं जो मैंने बचपन में सीखा। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा किया या नहीं किया, क्योंकि अब सब लोग मॉडर्न हो गए हैं। आप सबने क्या बचपन में वो साइकिल का टायर चलाया डंडी मार मार के? यस सर। यस सर। Yes, sir. अबे चलाया है, क्या बात है। मेरे को लगा भैया बच्चे आजकल मॉडर्नाइज हो गए हैं, नहीं चलाते वो आजकल। भाई मैंने तो अपने बचपन में खूब चलाया है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब मेरे को टायर की स्पीड बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं? क्या मैं डंडी टायर के बीच में मारता हूँ या टायर के एजिस पे, मतलब टायर के सरफेस पे मारता हूँ? टायर के सरफेस पे मारते हैं। तो अगर हम टायर के सरफेस पे मार रहे हैं
तो मतलब ये टेंजेंट हो गया, और इस डंडी के मारने की वजह से ही टायर की स्पीड धीरे हुई है या तेज हुई है। तो जो ये टेंजेंशियल फोर्स मैंने दिया, इस टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या हुआ? इस टेंजेंशियल फोर्स का काम हुआ स्पीड को चेंज कराना। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो एक्सीलरेशन का क्या नाम हो जाएगा? एक्सीलरेशन का नाम हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा स्पीड को क्या करती है? चेंज कराती है, और ये हमेशा टेंजेंट लगेगी, इस तरीके से लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो बता सकते हो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा हमेशा? 5/2 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि भैया मैथ्स के स्टूडेंट हो आप सब लोग, टेंजेंट हमेशा रेडियस के कितना आता है? परपेंडिकुलर आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रेडियस पे लगती है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट पे लगती है। तो भैया ये दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 degree. ये दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहां तक की बात सबको हो गई होगी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। भाई हमारा θ1 θ2 के इक्वल नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कांस्टेंट आएगी या चेंज होती हुई नजर आएगी? चेंज होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या एंगुलर एक्सीलरेशन आएगी? Yes, sir. एंगुलर एक्सीलरेशन आएगी, और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी, या एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है, एक चीज ये याद रख लो, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, A इक्वल्स टू आर अल्फा, A इक्वल्स टू आर अल्फा, जहां पे ये A होता है टेंजेंशियल और अल्फा क्या होता है? एंगुलर। तो मैं आपसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा हूं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं? A टेंजेंशियल बाय आर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलो बस एक लास्ट चीज बताना, एक लास्ट चीज बताना, एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या टेंजेंशियल की वजह से एंगुलर है? टेंजेंशियल की वजह से बिल्कुल भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन थी, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हुई, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हुई तो एंगल चेंज हुआ। तो याद रखना क्वेश्चन आपसे अब कैसे पूछेगा। अब मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान दे लेना, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं सारी एक्सीलरेशन मार्क कर रहा हूं। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मार्क करूं तो ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मार्क करूं तो ये हो जाएगी मेरे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्वेश्चन आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा? क्वेश्चन आपसे नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो मेरे को बताओ नेट एक्सीलरेशन में मेरे को कौन कौन सी एक्सीलरेशन कंसीडर करनी चाहिए? टोटल मेरे पास 3 एक्सीलरेशन आ चुकी हैं अब तक, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल, और एक आ चुकी है मेरे पास एंगुलर। तो मेरे को बताओ जब मैं ए नेट निकालूं तो मेरे को कौन कौन सी एक्सीलरेशन कंसीडर करनी चाहिए? टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। वेरी गुड, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल की वजह से एंगुलर है। तो अगर मैंने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक बार ले ली तो मतलब उसमें अपने आप क्या कंसीडर हो गया? एंगुलर कंसीडर हो गया। कि भैया टेंजेंशियल ने किया स्पीड को चेंज, इसने किया डायरेक्शन को चेंज, और ये तो उनकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो जब भी मैं ए नेट निकालूंगा तो मैं हमेशा रिजल्टेंट लूंगा सिर्फ सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल का। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बीच में एंगल 90 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं डायगोनल निकलेगा। ये डायरेक्शन होगी ए नेट की। तो इसको मैंने रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। सिंस एंगल 90 डिग्री है तो 2ab cos थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सीधे सीधे बस क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और मैंने वहां पे वही लिखा है। सबको आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट। Yes, sir. यस सर। बढ़िया। अब आपने किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि सर आपने मेरे को एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता दिया, सर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन सर आपने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। नालायको, इतना तो ध्यान देते। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? मेरे को बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रही है? स्पीड चेंज होने की वजह से हो रही है। तो आप सब लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है
dv/dt, मतलब मैं इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करूंगा तब जाके मेरे को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगी। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया। सर आ गया। आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करता हूं, आप सबके लिए फॉर्मूला सारे फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, चेक करके बताना कोई डाउट हो तो। Yes, भाई sir. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में मास कट जाएगा, बस मेरे पास हो जाएगा v²/r। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इधर मॉड लगा लो। मॉड लगाने का मतलब है कि मैं सिर्फ वैल्यू देखूंगा। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब इधर मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग है। जब हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग होती है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर इसका फॉर्मूला होगा dv/dt, dv/dt। और तीसरा तीसरा मैंने आपको बताया एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा d⍵/dt, नहीं तो मैं यूज कर सकता हूं at/r। और फिर ए नेट का फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ AC² प्लस AT²। बाकी दो फॉर्मूले छोटे मोटे मैंने आपको बता ही दिए, V इक्वल्स टू R ओमेगा, और एक और फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि A इक्वल्स टू R अल्फा। अब मेरे को एक और चीज बता दो, ओमेगा का फॉर्मूला बता दो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? So V/R. V/R तो होता ही है, एंगल के टर्म्स में बता दो। d theta by वेरी गुड। लेकिन साथ के साथ एक और फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है 2πf या फिर 2π/t। d⍵/dt तो मैं तब यूज करूंगा जब मेरे को चीजें एंगल के टर्म्स में गिवन होगी। लेकिन अगर मेरे को चीजें एंगल मतलब डिग्री के टर्म्स में गिवन नहीं है, रेडियंस के टर्म्स में गिवन है, तो फिर मेरे को 2πf या 2π/t यूज करना पड़ेगा। और आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो मैं एक्सपेक्ट आपसे ये करता हूं आपको ये आता होगा। नहीं आता तो भी शर्माना मत, पूछ लेना मुझसे, मैं ये भी बता दूंगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है? यस। Yes, sir. यार तुम ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बताते ना, यस तो मेरे को लगता है डाउट है, फिर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। क्या एक्सप्लेन करना है क्या? नो सर। No, sir. अब ठीक है, अब ठीक है, नो अब सर। ठीक है। अरे हाँ बस अब ठीक है, चलो तो बस फिर इसको छाप डालो। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साइड लिख दिए हैं, क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस फिर देखेंगे आगे। Sir, done. डन, चलो बढ़िया भैया बढ़िया। तो बढ़ते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। मेरे को 1 मिनट दो, मैं पानी पी लूं फटाफट। Okay, sir. चलो लेट्स स्टार्ट। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हमें इक्वेशन गिवन है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4t। तो सबसे पहले तो ये चीज देख के बता दो, अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों होगा नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू अलग अलग रखूंगा, मेरी वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। और अगर वेलोसिटी अलग अलग आ रही है तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है? यस सर। सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस है भैया 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना ना करना वो आपकी मर्जी है। देखो क्वेश्चन ने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, और दूसरा क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट करने के लिए कि भैया नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। ये दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए पूछी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं। कि a particle is moving along a circle of radius 2 centimeter and the velocity varies with the time by the relation v equals to 4t। velocity time पे डिपेंड कर रहा है 4t से, रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड दी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और फिर क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड दी भैया ए नेट फाइंड करना है।
सॉरी, ए नेट एट टाइम 1 सेकंड, ये तो लिखना भूल गया, एट टाइम 1 सेकंड। तो क्या ऐसा है क्या कि पहला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराना पड़ेगा? बोल सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ यार, ऐसी क्या बात है। लो यार, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भाई जिसको आता है वो सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv/dt, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे को वेलोसिटी गिवन है 4t और मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ 4t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4 4। तो बस भैया आंसर हो तो गया पहले पार्ट का। बच्चे की जान लोगे क्या अब? दूसरा पार्ट कह रहा है कि मेरे को ए नेट निकालना है। तो ए नेट के लिए तो मेरे को सेंट्रीपिटल भी चाहिए और टेंजेंशियल भी चाहिए। टेंजेंशियल तो निकल गई, अब हमें निकालनी है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। तो v², v की वैल्यू कितनी लूं? अब मैं डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, v की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4t, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। लेकिन क्वेश्चन ने टाइम बोला हुआ है, कितने टाइम पे फाइंड करना है ये? 1 सेकेंड। 1 तो यहाँ पे second. टाइम की वैल्यू 1 रख दो। टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बाय रेडियस 2 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करते, इसको 2 मीटर ले लेते हैं, नहीं तो खामा का कैलकुलेशन मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, तो ये कट गया, तो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी आई? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यार मैंने आपको सेंट्रीपिटल दे दी, टेंजेंशियल दे दी, तो बस आप मेरे को ए नेट कैलकुलेट करके बता दो। 10 ध्यान आ रहा है क्या? √80। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा दोस्त। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर √80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 64, 64 प्लस 16 दैट इज √80। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा √80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसका मन करे वो ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है, अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। डन सर। डन, चलो Sir. भाई बहुत बढ़िया। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। So backslide please. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो लो। So हो गया। हो गया, चलो। इसको अरे नहीं, एनआईटी से, जयपुर 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 से करा है मैंने अपना ग्रेजुएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और हमें उसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन गिवन है k/r(t⁻²), k²r⁻², जहां पे उसने बोला है k ऐसे कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इसको लेना ना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आई रिपीट, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन गिवन है k²r(t²), जहां पे r क्या होगा? r डेफिनेटली सर्कल का रेडियस है। क्या कैलकुलेट करना है? इसमें 3 पार्ट्स हैं, आराम से ध्यान से कैलकुलेट करना। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नेट एक्सीलरेशन। ये 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल्स टू k²r(t²), जिसमें k कांस्टेंट है, r रेडियस है। मेरे को सबसे पहला पार्ट फाइंड करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ए नेट। सुशांत बिल्कुल सही। सुशांत ये भी बता दिया करो कौन से पार्ट का है ये आंसर। अच्छा तुमने फर्स्ट लिखा हुआ है। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
सुशांत एक बार अपना आंसर फिर से चेक करो, कहीं हल्की सी एक मिस्टेक है बस, एक बार अपना आंसर फिर से चेक कर लो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेट मी चेक यार वंस। हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, सुशांत आपका आंसर सही है, शिवानी आपका आंसर भी सही है, गुड। तो ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को ऑप्शंस दे देते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ताकि हम अपना पोल भी कंडक्ट कर ले। भैया फर्स्ट कुछ लोगों का आ रहा है KRT, कुछ लोगों का आ रहा है KR²T, कुछ लोगों का ये भी आ रहा है K²RT, और कुछ लोगों को आ रहा है T/√R। तो मैं पोल कंडक्ट कर रहा हूं, आप सब देखना भैया कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलो अरे क्या हुआ यार, कोई आंसर दे नहीं रहा है पोल पे। सर एंड एरर आ रहा है। सर पोल नहीं चल रहा। एरर आ रहा है, यस सर। यस ओके ओके चलो कोई सर बात नहीं। पोलिंग नोट स्टार्ट आ रहा है। यार ये क्या हो रहा है, पोलिंग हैज नॉट येट स्टार्टेड। चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं भैया, फिर से ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट नो ये क्यों आया है एरर, चेक करो अब की बार आया। हाँ आया, अब सही आया। क्या बात है भाई, बहुत तगड़ी स्पीड है, 50% लोगों ने तो दे भी दी अटेंडेंस, 60%। चलो भाई बस डन। तो भाई बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है। अभी ये क्या, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आंसर ए भी 24%, आंसर भी 29%, और आंसर सी 32%, मतलब डी तो सबको पता है, डी तो है ही नहीं, बस ए बी सी में से कंफ्यूजन है। चलो देखते हैं, लेट्स सॉल्व इट। तो फटाफट मैं सॉल्व करा रहा हूँ, चेक करना, कोई डाउट हो तो बता देना। ऑप्शंस को करता हूँ रब, इनका कोई काम नहीं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट यार, मेरे को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ v²/r। तो बस इक्वेट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ v का मतलब क्या है, स्पीड, तो मतलब मेरे को बस यही चीज कैलकुलेट करनी थी। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा k²r t² × r इज इक्वल्स टू v मैग्नीट्यूड स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास k²r² t² इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v²। तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब स्पीड आ गई, दैट इज KRT। तो पहले वाले पार्ट का आंसर है भैया KRT। सब लोग चेक करके बताओ, अब कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बढ़िया बढ़िया। अब बाकी दो पार्ट्स भैया कैलकुलेट करना इजी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी गिवन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, मतलब जो तुमने वेलोसिटी निकाली है उसी को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मैं इसी को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, kr आएगा, kr, क्योंकि t कट जाएगा, तो dv/dt सिर्फ kr आ गया। यार अब मैंने आपको टेंजेंशियल दे दी, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे दी, तो अब तो कर दो यार। तो बस वैल्यूज रख दो, जितना सिंपलीफाई हो सके उतना सिंपलीफाई कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर करना है, तो मतलब ये हो जाएगा k⁴ r⁴ t⁴ प्लस टेंशियल का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा k² r²।
अपने आप देख लो, जो कॉमन आ रहा हो उसको ब्रैकेट के बाहर लेके स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो, दैट्स इट। और जिसका कंप्लीट हो गया हो वो शुरू से चेक कर लो, किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन है भैया?